हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में डिस्कस करने से पहले प्रीवियस वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आर्टिकल 15 के बारे में हमने पढ़ा था। आर्टिकल 15 में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट या फिर स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन सिटीजन्स के अमंग में नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये हमने देखा था। उसमें जब हम पढ़ रहे थे थोड़ा सा एक मिस्टेक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि जो स्टेट है, स्टेट स्टेट मीन्स गवर्नमेंट और द लीगल बॉडी और द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इफ स्टेट्स वांट इट कैन मेक प्रोविजंस फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ये हमने देखा था। ठीक है, अब हम उसमें मैंने ये भी बता दिया था कि स्टेट अगर चाहे तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के फेवर के लिए रिजर्वेशन कर सकता है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जो कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंडर सेटअप होते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैंने गलती से इस बात को बताया। स्टेट जो है वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में रिजर्वेशन का प्रोविजन कर सकता है, लेकिन ऐसे प्रोविजन वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो कि आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के तहत सेट होते हैं उसमें ऐसा रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये बात मुझे क्लियर करना था। आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए और किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन सिटीजन्स के बीच में नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और बी इनएलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। तो आर्टिकल 15 जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स या फिर जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये ग्राउंड्स हमने देखे थे। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ। कितने ग्राउंड्स हैं ये? 3 2 5, 5 ग्राउंड्स हैं। अब हम आर्टिकल 16 में 2 ग्राउंड्स और जो जाते हैं कि जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अमंग्स द सिटीजन in these grounds, that is race, religion, caste, sex and gender and place of birth. Apart from this 2 more grounds are there. दूसरा ग्राउंड है डिसेंट और एक है आपका रेसिडेंस। तो टोटल ये 7 ग्राउंड है जिसमें जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। डिसेंट हमारे लिए एक नया शब्द है। ये इसका मतलब होता है लीनिएज। लीनिएज मतलब की होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ, my forefathers and my grandfathers, they are from the Chhattisgarh only, so I am a Chhattisgarhi person, so that is my descent to be a Chhattisgarhi person. Somebody living in Tamil Nadu, तो तमिलनाडु में अगर उनके forefathers और दादा वगैरह अगर रहे होंगे तो तमिलनाडु, तमिल उनका क्या हो जाएगा? लीनिएज हो जाएगा। रेसिडेंस मतलब कि जहां हम रहते हैं वो होता है रेसिडेंस। तो आर्टिकल 16 में बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता इन द मैटर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस। ठीक है, तो आर्टिकल 16 में हम क्या क्या देखने वाले हैं? आर्टिकल 16 में हम देखेंगे आर्टिकल 16 क्लॉज 1, आर्टिकल 16 क्लॉज 2, आर्टिकल 16 क्लॉज 3, 4। अब जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है इसके 2 पार्ट्स हैं, 16 क्लॉज 4A एंड 16 क्लॉज 4B। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 6। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में हम स्टार्ट कर रहे हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 1। आर्टिकल 16 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। जितने भी सिटीजन्स हैं उनके बीच में इक्वालिटी होना चाहिए अपॉर्चुनिटी का। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मतलब की होता है चांस। सारे सिटीजन्स को इक्वल चांस मिलना चाहिए फॉर द अपॉइंटमेंट। कहाँ अपॉइंटमेंट भाई? किस चीज के लिए अपॉइंटमेंट के लिए इक्वल चांस मिलना चाहिए? तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स
सरकारी नौकरी, इसके लिए सारे सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए और किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और फिर प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस एंड डिसेंट, इन सारे 7 ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्या आर्टिकल 16 क्लॉज 1 का कोई एक्सेप्शन है? जैसे कि हम देख सकते हैं भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बात कही गई मैटर्स ऑफ इक्वालिटी इन दी गवर्नमेंट जॉब्स, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कहा गया। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं होता किसके लिए, रिजर्वेशन का कोई प्रोविजन नहीं होता है। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की जो बात की गई वो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए की गई। अब ऐसा नहीं, तो भारत में सिर्फ सिटीजन्स ही नहीं रहते हैं, भारत में कुछ फॉरेनर्स भी रहते हैं, फॉरेनर्स के अलावा रिफ्यूजीज भी रहते हैं, तो इनके राइट्स नहीं है आर्टिकल 16 में। ठीक है, इनको ये राइट्स नहीं दिया गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। रिफ्यूजीज का मसला थोड़ा सा ज्यादा गंभीर है मेरे हिसाब से, क्योंकि रिफ्यूजीज जो हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल श्रीलंका से जो तमिलियंस आके इंडिया में रहे, इनिशियली तो वो इंडियन तमिल्स ही थे, ब्रिटिशर्स ने उनको ले गए थे कहाँ, श्रीलंका। लेकिन श्रीलंका जो है एक सिन्हलीज मेजॉरिटी कंट्री है, सिन्हलीज मेजॉरिटी कंट्री है, और सिन्हलीज मेजॉरिटी कंट्री होने के कारण थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन इन सम ऑफ द टाइम्स, काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा था इंडियन तमिल्स को। तो कुछ तमिल्स वापस आ गए इंडिया, ठीक है, लेकिन उनका जो आपका सिटीजनशिप है वो इंडियन सिटीजनशिप नहीं है, वो एज अ रिफ्यूजी तमिलनाडु के कुछ जगहों पे रह रहे हैं। ठीक है, और वैसे ही पाकिस्तान से कुछ हिंदू आए थे इंडिया में, वो भी अभी तक एज अ रिफ्यूजी रह रहे हैं। तो उनका भी एक प्रॉब्लम है गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर, उनके जॉब्स को, उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दिया जा सकता, किनको, रिफ्यूजीज को। और इसके अलावा फॉरेनर्स को भी गवर्नमेंट जॉब्स में स्टेटस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 2। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या बोलता है? नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस और एनी ऑफ देम बी एलिजिबल फॉर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिस अंडर द स्टेट। सेम बात है जो मैं अभी आपको आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में बता चुका हूँ। किसी भी सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ these grounds: religion, race, caste, sex, descent, place of birth और residence in the matters of public employment, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स में सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, किस ग्राउंड में? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। इज इट क्लियर? अब आगे देखते हैं, क्या इसका कुछ एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन मतलब कि क्या गवर्नमेंट जॉब्स में सिटीजन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है किसी और ग्राउंड्स में? जी हाँ, किया जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें, जैसे कि गुजरात या तमिलनाडु, यहाँ पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाता है कि अगर कैंडिडेट्स को ये लैंग्वेज मालूम है तभी वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कई बार ऐसा होता है कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी कराया जाता है। ठीक है, लैंग्वेज का अलग से पेपर होता है, ठीक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का, जिसमें अदर स्टेट्स के जो कैंडिडेट हैं वो compete नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का एक्सेप्शन हम देख सकते हैं कि कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहां पे लैंग्वेज को क्राइटेरिया बनाया जाता है फॉर दी एंट्री इन दी एग्जामिनेशन और एंट्री इन अ पर्टिकुलर जॉब। ओके, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 3। आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में ये कहा गया है कि भाई अगर पार्लियामेंट चाहे, किसकी बात कर रहा हूं मैं? पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो प्रिस्क्राइब कर सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में या किसी यूनियन टेरिटरी में अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर अपॉइंटमेंट करना है लोगों का, तो वो रेसिडेंस को मैंडेटरी कर सकते हैं कि भाई उस पर्सन का रेसिडेंस उस जगह पे होना चाहिए, तभी उस पर्सन को वहां पे जॉब मिलेगी। मतलब कि रेसिडेंस को क्राइटेरिया बनाया जा सकता है किस चीज के लिए? फॉर दी एम्प्लॉयमेंट एट अ पर्टिकुलर स्टेट और अ पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी। लेकिन ये किसको ये राइट्स है? ये सिर्फ पार्लियामेंट के पास ये राइट है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये राइट नहीं है। पार्लियामेंट ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो 1957 की बात है। 1957 में पार्लियामेंट में एक कानून बना था, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रेसिडेंस रिक्वायरमेंट एक्ट, जिसमें स्टेट्स में ये प्रोविजन किया जा सकता था
कि उस पर्टिकुलर स्टेट में जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलेंगे उसमें उनको ही अपॉइंटमेंट दिया जाएगा जो उस स्टेट में रहते हैं, वहां के रेसिडेंट हैं, ठीक है। लेकिन ये 1950s की बात है। 1950s 1970s में गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उतना ज्यादा होड़ या फिर कंपटीशन तो नहीं था जितना आज के जमाने में, लोग उतना पागल नहीं थे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो 1974 में देखा गया कि भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उतना ज्यादा ऐसा अगर हम कंडीशन रख रहे हैं रेसिडेंस का तो हमारे पास एप्लीकेशन कम आ रहे हैं, कैंडिडेट्स कम हो रहे हैं। तो इसीलिए फिर इस लॉ को, ये जो लॉ था पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रेसिडेंस रिक्वायरमेंट एक्ट, इसको 1974 में पार्लियामेंट के द्वारा ही रिपील कर दिया गया। ओके, अब आते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या कहता है कि स्टेट अगर चाहे तो वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रोविजन कर सकता है गवर्नमेंट जॉब्स में, बैकवर्ड क्लासेस के लिए प्रोविजंस कर सकता है गवर्नमेंट जॉब्स में। कुल मिला के बात यह है कि बैकवर्ड क्लास के लिए वो रिजर्वेशन कर सकता है गवर्नमेंट जॉब्स में। अभी तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 और 16 क्लॉज 2 में हमने क्या देखा कि स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फेवरेबल डिस्टिंक्शन अलाउ है, फेवरेबल डिस्टिंक्शन किया जा सकता है, ठीक है। और कई बार इस फेवरेबल डिस्टिंक्शन का पॉलिटिकल मैटर के लिए भी यूज किया जाता है, कोई बात नहीं, वो सेपरेट मैटर है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में क्या कहा गया है कि स्टेट अगर चाहे तो वो प्रोविजन कर सकता है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स फॉर द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन। मतलब कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉइंटमेंट के लिए रिजर्वेशन कर सकता है, ठीक। इसके लिए इस प्रोविजन को लिमिट करने के लिए ना बहुत क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, उसको हम इंदिरा साहनी केस बोलते हैं, ठीक है। इंदिरा साहनी केस हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ आर्टिकल 16 के बारे में है। इंदिरा साहनी केस में क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को लिमिट किया था किसी न किसी तरीके से कि रिजर्वेशन के क्वांटिटी और क्वालिटी को कंट्रोल किया जाए कि इसका कोई ज्यादा गलत बेनिफिट ना उठा सके गवर्नमेंट, ठीक। तो उसको हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इंदिरा साहनी केस के आने के बाद गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट में क्या हुआ कि इस लॉ में, इस कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा चेंजेस किया। आर्टिकल 16 क्लॉज 4A जो है इसको ऐड किया गया विद द 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 एंड 85 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001। इसमें क्या कहा गया है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन विद कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी, मतलब कि प्रमोशन में भी रिजर्वेशन होगा। अपॉइंटमेंट में तो रिजर्वेशन है ही, प्रमोशन में भी रिजर्वेशन रखा जाएगा। उसको कहते हैं कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी, मतलब कि कुछ कंसिक्वेंसेस के कारण किसी पर्सन की सीनियरिटी दूसरे पर्सन से बढ़ गई। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो एक गवर्नमेंट जॉब है, ठीक, एक गवर्नमेंट जॉब है और इस गवर्नमेंट जॉब में दो लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है। एक बिलोंग करता है अनरिजर्व कैटेगरी से, दूसरा बिलोंग करता है रिजर्व कैटेगरी से। अब इसमें ये था कि भाई ये जो गवर्नमेंट जॉब था इसमें 3 साल के बाद प्रमोशन होना था, 3 इयर्स के बाद, ठीक है। 3 इयर्स के बाद प्रमोशन होना था। अब 3 इयर्स के बाद प्रमोशन होना था और प्रमोशन होने के बाद जो भी सीट थी वो रिजर्व सीट थी, ठीक है। तो 3 साल के बाद ये जो बंदा है ये सीट पे नहीं जा सकता प्रमोशन लेकर। क्यों? क्योंकि ये रिजर्व कैटेगरी की सीट है। यहाँ पे ये जो रिजर्वेशन वाला बंदा जो अपॉइंटमेंट लिया है इनिशियल, ये यहाँ पे आ जाएगा। और ये यहाँ पे जब आ गया, ये जो रिजर्वेशन वाला पर्सन है ये प्रमोट होके आगे आ गया, तो ये फिर इस अनरिजर्व कैटेगरी वाले पर्सन का सीनियर कहलाएगा। इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज ऑल्सो प्रेजेंट विद द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, ठीक है। आर्टिकल 16 क्लॉज 4A को ऐड किया गया था 1995 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 से। आर्टिकल 16 क्लॉज 4B की बात करते हैं। आर्टिकल 16 क्लॉज 4B क्या बोलता है कि ये एंड करता है 50% सीलिंग को, किसमें? रिजर्वेशन इन बैकलॉग वैकेंसी। बैकलॉग वैकेंसी में 50% का जो सीलिंग रखा गया था रिजर्वेशन में, उसको एंड करता है। इसको भी समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये जानिए कि इसको ऐड कब किया गया। इसको ऐड किया गया 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 से। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए फिर से एक गवर्नमेंट जॉब आया है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 300 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 300 है।
इंदिरा साहनी केस जिसकी मैं बात कर रहा था उसमें ये कहा गया था कि भाई अपॉइंटमेंट, इनिशियल अपॉइंटमेंट में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो 300 जॉब्स आए हैं इसमें मान लो 150 जॉब रहेगा अनरिजर्व्ड और 150 जॉब रहेगा रिजर्व्ड। क्लियर है? अब इस रिजर्व कैटेगरी में सभी लोग आ जाते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, क्योंकि ये 2000 की बात है तो इसमें मैं अभी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ऐड नहीं कर रहा हूँ। ठीक, तो रिजर्व कैटेगरी के जॉब्स कितने, 150। अब मान लो जिस ईयर में ये जॉब आया उसमें ये जो रिजर्व कैटेगरी की सीट थी इसमें मान लो 100 ही भर पाई। ठीक है, 100 ही सीट भर पाई, 50 जो सीट्स थी ये वेकेंट रह गई। ठीक है, ये वेकेंट रह गई। नेक्स्ट ईयर फिर से जॉब निकलता है, गवर्नमेंट जॉब वही वाला, तो इसमें फिर 300 सीट्स है और रिजर्वेशन के हिसाब से फिर ये 150 सीट्स जो है ये अनरिजर्व्ड और 150 सीट्स जो है ये रिजर्व कैटेगरी के लिए होगा। अब ये क्या हो गया, मान लो ये जो 50 सीट्स जो वेकेंट थी यहाँ पे आके जुड़ गई है प्लस 50, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 200। ठीक है, अब ये 200 देखो भाई, 200 सीट्स जो टोटल है ये क्या हो गई आपकी रिजर्व कैटेगरी की। तो लेकिन 50% सीलिंग के हिसाब से तो 150 सीट्स रहना चाहिए था रिजर्वेशन वाले लोग के लिए। अभी कितना हो गया, 200 सीट्स हो गया, मतलब आपका 50% सीलिंग जो है ये ब्रीच हो गया। तो इस प्रोविजन को डाला गया आर्टिकल 16 क्लॉज 4B से कि ऐसा कर सकते हैं इन दी फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स। क्लियर? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 16 क्लॉज 5। ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है लंबा टेक्स्ट है, इसका मतलब ये है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में ये कहा गया है कि जैसे मान लीजिए कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में मान लो इसकी कोई गवर्निंग काउंसिल है। ठीक है, इस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए कोई गवर्निंग काउंसिल है, तो उस गवर्निंग काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे, ऐसा प्रोविजन बाय लॉ किया जा सकता है कि इसके जो मेंबर्स हैं वो उसी रिलीजन्स के हों जिस जो ये रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जिस रिलीजन का है उसी रिलीजन के ये गवर्निंग काउंसिल के मेंबर भी होने चाहिए, ऐसा प्रोविजन किया जा सकता है बाय लॉ। अब हम आर्टिकल 16 पढ़ना स्टार्ट किए थे, हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। रिलीजन एक ग्राउंड था। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई रिलीजन के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन किया जाए जॉब्स में। अब क्या होता है कि कुछ हिंदू टेम्पल्स, ठीक है, कुछ जो प्रोमिनेंट हिंदू टेम्पल्स होते हैं उसको, वो जो टेम्पल्स है वो गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर होता है, गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करती है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में एक कानून है, कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट। इस एक्ट के तहत लगभग 35,000 के आसपास टेम्पल्स कर्नाटका गवर्नमेंट मैनेज करती है। ठीक है, गवर्नमेंट उस टेम्पल को मैनेज करता है। तो उस टेम्पल्स में जो मान लो गवर्निंग बॉडी है उस टेम्पल की, ठीक है, गवर्निंग बॉडी जो है उस गवर्निंग बॉडी के मेंबर्स जो हैं उस पर्टिकुलर रिलीजन के होने चाहिए जिस रिलीजन का वो टेम्पल है। ठीक, ऐसा प्रोविजन किया जा सकता है, गवर्नमेंट ऐसा प्रोविजन कर सकती है। देखिए जैसे कि यहाँ पे एक जो आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, इसमें मान लीजिए कोई जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन मतलब कि ऐसे रिलीजन या फिर ऐसे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स जिनकी संख्या कम है उनको हम माइनॉरिटी कहते हैं। तो हमारे देश में हिंदू रिलीजन के लोग ज्यादा है तो वो मेजोरिटी हो गए। तो एज कंपेयर टू देम मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस आर लेस इन नंबर एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न, सो दे आर माइनॉरिटी ग्रुप। तो आर्टिकल 30 में हमारे प्रोविजन किया गया है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अपने हिसाब से अपने इंस्टीट्यूट का फेयर चला सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है इन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर। ठीक, जैसे कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं है, इनका जो इनकम जो आता होगा डोनेशन के थ्रू उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, इनके एसेट्स को वो खुद कंट्रोल करते हैं, राइट्स एंड रिचुअल्स जो भी होगा उसको वो खुद कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा उनके साथ कोई अगर इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं तो वो उन इंस्टीट्यूशंस को, जो माइनॉरिटी ग्रुप के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स हैं उसको वो खुद कंट्रोल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए हिंदू रिलीजन में
control on administration. If government wants to control, they can do it. They can also take tax from their donation or income. They can also control their assets. They can control their rights and rituals. They can control their other allied institutions also. उनके जो दूसरे इंस्टीट्यूशन है उसको भी वो चाहे तो कंट्रोल कर सकते हैं. तो आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में क्या कहा गया है कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उस रिलीजियस इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स होंगे गवर्निंग काउंसिल के, गवर्नमेंट ऐसा प्रोविजन कर सकता है कि उस इंस्टीट्यूट के मेंबर्स उस पर्टिकुलर रिलीजन के ही हों. क्या बात सबको क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं. नेक्स्ट है आर्टिकल 16 क्लॉज 6. आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में ये कहा गया है कि भाई जो रिजर्व कैटेगरी के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में अप टू 10% तक का जो रिजर्वेशन है ये हो सकता है. ठीक है, और इस प्रोविजन को ऐड किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 से. ऐसा हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में भी हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के तहत भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, ठीक है, अप टू 10% रिजर्वेशन किया जा सकता है. तो अगर हम यहाँ एक डेटा देखें, अकॉर्डिंग टू दी डेटा इन सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशियल अपॉइंटमेंट्स में जो रिजर्वेशन है, ठीक है, एसटी कैटेगरी के लिए 7.5, शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10%. ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है, वो भी इनिशियल अपॉइंटमेंट. कितना रिजर्वेशन है? 59.50%, विच इज मोर देन 50% अगेंस्ट द वर्डिक्ट गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था इंदिरा साहनी केस में, उन्होंने कहा था 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए. लेकिन यहाँ से देख सकते हैं हम इस डेटा से कि रिजर्वेशन इज मोर देन 50%, 59.50%. कुछ स्टेट गवर्नमेंट है वहां पे भी ज्यादा रिजर्वेशन का प्रोविजन है. जैसे हम तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है गवर्नमेंट जॉब्स में. ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे थोड़ा सा, इसका जो बैकग्राउंड है कि किस तरीके से रिजर्वेशन है वो बढ़ रहा है, उसकी जो सीलिंग जो ब्रीच हो रही है, उस सीलिंग को किस तरीके से फिक्स किया गया, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम मंडल कमीशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, so thank you very much for watching this video. If you like the video, do hit the like button and subscribe my channel. You can share the video with your friends. Thank you very much for watching. Have an awesome day. Thank you.